हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लिंक क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 25 तारीख को विज्ञान का पेपर है क्लास 8वीं के बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आपको ध्यान से देखना है इस पूरी वीडियो को, और इनको आपको याद लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका साइंस का वैकल्पिक प्रश्न। देखिए, पहला आपको सभी पता है 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें आपके जो फर्स्ट लेकर 10 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 1 नंबर के रहेंगे। आपके फिर 11 से लेकर 20 के 3 नंबर के रहेंगे, और आपके जो 21 से लेकर 24 तक के क्या रहेंगे, आपके 5 नंबर करेंगे, ठीक है। टोटल 60 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपके चीनी के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या फिर ऑक्सीजन के। तो क्या हो जाएगा आपका, चीनी का उपयोग, ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रेयान का संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या दिया है, इसका रूप रेशम समान होता है, इसके कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशे को प्राकृतिक रेशों के समान बना जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, इससे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखते हैं। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसमें ऑप्शन दिए हैं जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है, जिंक, ठीक है। जिंक को हम लोग जो है पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फास्फोरस है, तो इसमें ऑप्शन दिया धातु है, अधातु है, धातु या मिश्र धातु। तो सही आंसर क्या है, फास्फोरस एक अधातु हो, ठीक है। ये अधातु होती है, कोई मेटल नॉन मेटल कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 वर्ष से 19 वर्ष होती है। तो ऑप्शन दिए क्या है, शेषवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, या फिर किशोरावस्था, या फिर युवावस्था। तो क्या बोलेंगे, जो 11 से लेकर 19 होता है, ये क्या होती है, किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं छठवां नंबर, खालिस्तान का मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन दिए आपके बल, चाल, क्षेत्रफल या दाब। तो क्या होता है, जो दाब का मात्रक होता है 10 नंबर का, वो क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा खालिस्तान सेकंड के लिए किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, एक ऑप्शन दिए 1 2 3 4। तो क्या है आपका 1 सेकंड में, ठीक है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं केवल वायु या गैस में, केवल ठोसों में, केवल द्रव में, या ठोसों, द्रव तथा गैसों में। तो क्या जाएगा, वो तीनों जाएंगे। जो ध्वनि है ठोसों, द्रव एवं गैसों में, तीनों में ही अब संचरित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखें, पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना खालिस्तान कहलाता है। तो आपको इसका दिए हैं ऑप्शन, भूकंप, भूस्खलन, या फिर ज्वालामुखी या बाढ़। तो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। जब पृथ्वी अचानक कांपने या थरथराने लगती है, क्या कहलाता है, उसका भूकंप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिए, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का वर्णक्षेपण किया जाएगा। इसका सही आंसर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जब किसी सतह से टकराकर उसी सतह में वापस लौट आना माध्यम में लौटने कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आएगा। इसमें आपको 11 से लेकर 20 तक के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके कितने नंबर के रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आपके ये 3 नंबर के रहेंगे, और पहले वाले क्या थे आपके 1 नंबर के थे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोगों का आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया है। देखिए, मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। पहला क्या है, खरीफ फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। पहला क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्षा की ऋतु में बोते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए क्या दिया है, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से लेकर सितंबर तक होती है। जैसे कि धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, सब क्या है, हमारी खरीफ की फसलें कहलाती है, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, रबी की फसल, ठीक है। दूसरा क्या है, रबी की फसल। शीत ऋतु या अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो फसल उगाई जाती है वो कहलाती है आपकी रबी की फसल कहलाती है। जिसमें क्या होता है, गेहूं होता है, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी, ये सब क्या है, आपकी रबी की फसल। जो अभी करंट में लगाई गई है, जो अभी करंट में काटी जा रही है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर की जो फसल क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या दिख रहा है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, खरपतवार जल, पोषण, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो खरपतवार होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखें, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ठीक है। प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका सकते हैं आंसर। फिर क्वेश्चन 14 देखिए क्या है, नाइलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण
निर्माण में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका उपयोग या प्रयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? आघात वर्धनीयता को समझाइए। आघात वर्धनीयता को समझाइए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है या पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। कौन सा होता है? अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ-कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। आज का आंसर आप क्या लिखेंगे कि हमारे जो देश है प्राकृतिक गैस कहाँ-कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 70 ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा या ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसका जो मात्रक होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, केजे/केजी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है आपका? सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 मिलीमीटर से लेकर 130 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 170 इंटू 130 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 क्या देखें? किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र लिखिए। ठीक है, देखिए किसी पृष्ठ पे कैसे लिखेंगे आप? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब क्या होता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल लगाया जाता है, प्रेशर लगा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए उसका क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया 20 देखते हैं हम लोग। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो आपको सभी को पता है घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसमें कोई भी पाउडर, चिकना पाउडर को छिड़कते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पेपर क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रहेगा, जो कि आपके 21 से लेकर 24 तक रहेगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, 21 से लेकर आप क्या रहेंगे? ये 24 तक रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके जो 24 क्वेश्चन, जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के आएंगे, मतलब टोटल 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? ठीक है, तो इसमें क्या सही आंसर का? उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर है। देखिए क्या लिखेंगे आप? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का खेतों में बनाई जा सकती है। जो खाद का उत्पादन होता है क्या होता है? खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा आप उदाहरण कह सकते हैं, इसमें अंतर लिख सकते हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती? मिट्टी को इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फिर चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 अंतर बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 क्या रहेगा? ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए कैसे लिखेंगे आप? वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वातावरण में क्या होता है जब अत्यधिक या फिर अवांछित जो ध्वनियाँ होती है, उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जबकि ध्वनि प्रदूषण है ना के प्रमुख कारण क्या कौन से हैं? कि पहला देखिए वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट में जो पटाखे फूटे जाते हैं, पटाखा जो फूटता है या फिर उसको बोलते हैं उसकी ध्वनियाँ, मशीनों, लाउड स्पीकर आदि, है ना? ऊँची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर में कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूल आदि सभी वस्तु क्या है? ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी है। ठीक है, आप इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या लिखा है? संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। देखिए, ठीक है, इसमें आपको टिप्पणी बताना है कि वो संश्लेषित जो रेशे होते हैं उनका जो है औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? देखिए, संश्लेषित रेशे को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता, इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है?
पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, ठीक है? तो इसमें आंसर लिखेंगे पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो उनके शरीर समुद्र के तल में जम जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों बाद वायु की अनुपस्थित उच्च ताप और उच्च ताप के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो गए। ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमने दिया है आपके लिए, आपके 24 क्वेश्चन आएँगे। एक हम लोगों ने आपके 24 कि इसमें से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सजीव में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सजीव जगत के जीव विभिन्न-भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले क्या है? एक कोषी और दूसरा होता है आपका बहुकोषी, ठीक है? देखिए बहुकोषी सजीवों में विभिन्न कोशिकाएँ मिलकर ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग होता है। तो एक कोशिक जीवों में सभी कार्य एक कोशिक द्वारा किए जाते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे इसका। तो आपके ये 24 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और जो आपका एग्जाम है 25 को, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं इससे संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।